10 जनवरी 2023 को, फिर उसे निरस्त करके दूसरा रिजल्ट निकाला 25 जुलाई 2023 को। यानी 7 महीने में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट निकाला गया और इसमें 3 बार इस 7 महीने में संशोधन किया गया। पहला संशोधन की नोटिस निकाला 1 फरवरी 2023 को। खट्टर सरकार और एचएसएससी द्वारा कहा सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के मार्क्स जुड़वाओ या हटवाओ, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरी बार 10 मार्च 2023 को सेकंड पब्लिक नोटिस निकाला और कहा सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के मार्क्स जुड़वाओ या हटवाओ, फिर भी ठीक नहीं हुआ। मामला हाई कोर्ट में गया और जब हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था तो तीसरी बार 28 जून 2023 को तीसरा पब्लिक नोटिस निकाला और कहा मार्क्स जुड़वाओ या हटवाओ। 3 बार पब्लिक नोटिस निकालकर सीईटी का रिजल्ट बदलवाने के बावजूद उनसे सीईटी का रिजल्ट ठीक नहीं हो पाया और सीईटी के रिजल्ट में भारी धांधलियों के चलने के कारण 4 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट की एकल बेंच ने उस रिजल्ट को खारिज कर दिया। स्वाभाविक तौर से जब तक सीईटी का रिजल्ट ठीक नहीं हो जाता पेपर नहीं लिया जाना चाहिए था, पर आनन फानन में रातों रात खट्टर सरकार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास गए और दिन शनिवार 5 अगस्त 2023 को एकल बेंच के फैसले पर स्टे ले लिया। पर डिवीजन बेंच ने भी कहा कि अगर कोई पेपर लोगे तो आप उसका नतीजा घोषित नहीं कर सकते। अब आप बताइए, अगर सीईटी का रिजल्ट जिसके आधार पर ग्रुप 57 और ग्रुप 56 का पेपर लिया जा रहा है, कल को डिवीजन बेंच भी सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहरा दे तो पेपर लेने का क्या औचित्य बचेगा, पूरा रिजल्ट ही खारिज हो जाएगा। इसलिए इन 12,116 पदों के लिए जो आनन फानन और हड़बड़ी में पेपर लिया गया ग्रुप 57 और ग्रुप 56 के, और जिसमें अलग अलग कैटेगरी के पद हैं, उसको 4 पहलू और घोटालों को लेकर हम आपके समक्ष आज उपस्थित हैं। खट्टर सरकार का पहला घोटाला 6 अगस्त 2023 को दिन एतवार ग्रुप 57 के 5,697 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई। उस लिखित परीक्षा में हुए तथा कथित पेपर लीक कांड, जो पेपर लीक गिरोह द्वारा किया गया, उससे पूरे हरियाणा के अखबार रंगे पड़े हैं। पर आयोग के चेयरमैन, सदस्य, मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर, डिप्टी मुख्यमंत्री श्रीमान दुष्यंत चौटाला टेलीफोन बंद करके चैन की नींद सोए पड़े हैं। खबरों के अनुसार और जो बातें सामने आई हैं, इस पेपर लीक गिरोह ने स्वीकारा कि 15 लाख से 20 लाख रुपए में 6 अगस्त 2023 को ग्रुप 57 का पेपर इन्होंने बेचा था और अभ्यर्थियों से 15 से 20 लाख रुपए तथा कथित तरीके से वसूले गए थे। वो सब पुलिस की गिरफ्तारी में भी हैं। पर फिर भी एक बार फिर इस पर भी लीपापोती कर दी जाएगी, जैसा पिछले 42 पेपर लीक कांड में हुआ। क्या इसका जवाब खट्टर साहब देंगे? दूसरा पहलू, ग्रुप 57 का पेपर हुआ दिन रविवार 6 अगस्त 2023 को। ग्रुप 56 का पेपर हुआ अगले दिन, यानी दिन सोमवार 7 अगस्त 2023 को। ग्रुप 56 के पेपर में पिछले दिन हुए ग्रुप 57 के पेपर, यानी 6 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ, 100 में से 41 सवाल 7 अगस्त 2023 को रिपीट हो गए। अब सवाल ये है, कट कॉपी पेस्ट करके पेपर लीक करने का भाजपा जजपा का ये आजमाया हुआ तरीका है। मैं इल्जाम लगाता हूं कि खट्टर सरकार अपने चहेतों को बस इतना बता देती है, भैया
एक दिन पहले जो ग्रुप 57 का पेपर हुआ उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसकी एवज में 20, 25, 30, 35 लाख रुपए की रिश्वत मिल जाती है। तो अगर 41 सवाल का जवाब आपको पहले ही मिल गया 100 में से, तो बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका क्या जवाब है कि ग्रुप एक दिन पहले के पेपर में अगले दिन 100 सवाल कुल हैं, 41 सवाल रिपीट हो जाते हैं। ये पेपर लीक माफिया का और पेपर लीक गिरोह का पेपर लीक करने का सबसे नायाब तरीका है। तीसरा पहलू, ग्रुप 56 का अगर आप पेपर देखें जो 7 अगस्त को हुआ, तो उसमें तो संपूर्ण घालमेल है और मैं उस पेपर की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। उसमें जो कमाल की बात है वो ये है, उदाहरण के तौर पर उसमें सवाल नंबर 87 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सवाल नंबर 87 के अंदर लिख दिया, और मैं यहां आपको पढ़कर बताऊंगा कि झज्जर में जो बाग है वो जहांनारा बाग है। अब जहांनारा बाग का नाम बदल के क्या रखा, सवाल इतना ही है। पर सच बात यह है कि झज्जर में जहांनारा नाम का कोई बाग ही नहीं है। वहां जो बाग है उसका नाम है जहां आरा। तो अगर सवाल ही गलत है तो बच्चे जवाब कैसे देंगे? इसी प्रकार से इसी पेपर में एक और सवाल दिया और उस सवाल में लिख दिया, जो एक बड़ी गंभीर बात है, यह है सवाल नंबर 87। एक सायकालीन पेपर अखबार है जो हिसार से हरियाणा से छपता है, उसका नाम लिख दिया नभचोर। मैं फिर दोहराता हूं, अखबार का नाम लिख दिया नभचोर। अखबार का नाम है नभचोर। तो जब सवाल ही गलत है तो बच्चे जवाब कैसे देंगे? तो ये इस पेपर की वास्तविकता है। और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है खट्टर सरकार को अब हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं। और मैंने इसके 11 उदाहरण आपके सामने निकाले हैं। इनको एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता। जब HSSC कोई एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता, उसको लिखते हैं अग्रीकल्चर। तो बच्चा जवाब सही कैसे देगा? इनको आवंटित लिखना नहीं आता, लिखते हैं आवंटित। तो बच्चा सवाल का जवाब कैसे देगा? इन्हें साइकिल लिखना नहीं आता, साइकिल की स्पेलिंग भी गलत है। इन्हें इंटरनेशनल लिखना नहीं आता, ये उसको भी गलत तरीके से लिखते हैं। और इस प्रकार की अनेकों त्रुटियां हैं। मैं पेपर आपको भेज रहा हूं। अगर इतनी गलतियां हैं, खट्टर साहब आपको, दुष्यंत चौटाला को, चेयरमैन HSSC को जब हिंदी आती ही नहीं, तो बच्चे ये पेपर पास कैसे करेंगे? बात बड़ी सीधी है। एक के बाद एक भर्ती में जो लूट हो रही है उससे ये समझ लेना चाहिए कि HPSC हेरा फेरी सर्विस कमीशन और HSSC हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन, इसमें राजनीतिक नेक्सस है जो उच्चतम पदों पर बैठे लोगों का है। और ये HPSC और HSSC को केवल अपने डंडे से हाँक रहे हैं। इनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। HPSC ने हाल में हुए HCS के पेपर में 38 सवाल रिपीट कर दिए। अब HSSC ने ग्रुप 57 के पेपर के 41 सवाल ग्रुप 56 के पेपर में अगले दिन रिपीट कर दिए। तो अच्छी हेरा फेरी का बड़ा सिंपल तरीका है, भैया पिछला पेपर पढ़ लो, 25 लाख रुपए रिश्वत दे दो। तो हरियाणा की जनता को हम लगातार सावधान करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का व्यापम अब हरियाणा में आ गया है और हरियाणा में इसे हेरा फेरी का हर व्यापम कहते हैं। और इस हर व्यापम के शिकार हरियाणा के वो 3,59,000 नौजवान हैं जिन्होंने CET पास किया था। हमारा ये कहना है, आज भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ है और हमारे पूर्वजों ने हमें 3 हथियार दिए थे, प्रेयर, प्रोटेस्ट, पेटिशन। अब इससे आगे जाने का समय आ गया है, क्योंकि खट्टर सरकार को झोला उठवाकर
चलता करने के सिवाय कोई चारा नहीं। इसलिए प्रदेश के युवाओं की ओर से हमारी 4 मांग है। अपनी शुचिता खो चुकी इस भर्ती परीक्षा को तुरंत रद्द करके सभी सीईटी पास 3,59,000 बच्चों को मौका देकर पुनर्परीक्षा करवाई जाए। ग्रुप 57 और ग्रुप 56 की परीक्षा बर्खास्त हो। दूसरा, एचएसएससी के चेयरमैन और सदस्यों को बर्खास्त किया जाए और इन सब पर एफआईआर दर्ज कर इन्हें हथकड़ी लगाई जाए। तीसरा, सीईटी के परिणाम को 4 अगस्त 2023 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एकल जज ने निरस्त कर दिया। जब तक सीईटी का फाइनल रिजल्ट ना निकाला जाए और सभी 3,59,000 बच्चों को या और जो बच्चे पास पाए जाएं, उन सबको मौका ना दिया जाए, तब तक नौकरी भर्ती की परीक्षा न की जाए। चौथा, प्रदेश में चल रही नौकरियां बेचने की संगठित मंडी व इसमें सलिप्त सफेदपोशों की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, तभी हरियाणा के युवाओं का भविष्य बच पाएगा। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सर, विभाग वाले कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर 3 सेट आते हैं पेपर के, हमें पता नहीं होता कौन सा खोलना है, उसमें जो होता है पहले से लिखा होता है, तो रिपीट हुए तो कोई। आप मुझे बताइए, 100 में से 41 सवाल अगर रिपीट हो रहे हैं, पहला पेपर जो दिन एतवार 7 अगस्त को हुआ मंडी में 25 से 35 लाख रुपए में तथाकथित तौर से बिक रहा है, जो अगले दिन का पेपर है दिन सोमवार का, उसमें इस प्रकार की भयंकर खामियां हैं जो मैंने आपको पढ़कर बताया, तो इस पूरी परीक्षा का औचित्य क्या है? साफ है, हरियाणा को पेपर लीक माफिया चला रहा है और हरियाणा के युवाओं के भविष्य को पेपर बेचने की मंडी में बेचा जा रहा है। सरकार भी इन्वॉल्व है क्या? मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व है? मैं इल्जाम लगाता हूं सीधे सीधे इस गिरोह के साथ 42 बार, ये 43वीं बार पेपर लीक हुआ है, पर एक बार भी किसी पेपर लीक गिरोह में शामिल व्यक्ति की आज तक 9 साल से सजा नहीं हुई। हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी के तो कार्यालय में उनके डिप्टी सेक्रेटरी नागर करोड़ों रुपए की अटैचियों के साथ पकड़े गए, किसी को सजा नहीं हुई। हर बार एफआईआर दर्ज होती है, हर बार मामला रफा दफा हो जाता है। क्या ये नहीं दर्शाता कि हरियाणा के पेपर लीक माफिया को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर से सरकार में बैठे मठाधीशों का संरक्षण प्राप्त है? दूसरा सवाल ले सकते हैं? ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद एनी अदर क्वेश्चन? आपका एक ट्वीट भी आया था जिसमें आपने उसमें कहीं ना कहीं बताया है जिस तरह के मकान थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे वो भी तोड़े गए हैं, और तो नोटिस भी लिया तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ही लिया, और बुलडोजर की कार्रवाई पर भी रोक लगाने का काम किया गया कोर्ट द्वारा, लेकिन उससे आगे के सवाल आपने उठाए हैं ट्वीट के जरिए। आदरणीय मित्र, क्योंकि आप दूसरे विषय पर सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। हरियाणा को श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जातीय दंगों की आग में झोंका। लांबा साहब, आप और सब लोग वाकिफ हैं कि हरियाणा के अंदर 100 से अधिक लोग जातीय दंगों की आग में मारे गए, और जो 75 सालों में कभी नहीं हुआ, पहली बार हरियाणा में जातीय दंगे हुए। अब जब भाजपा जजप्पा को लोग सिरे से नकार चुके हैं, तो हरियाणा को धार्मिक दंगों की आग में सरकार प्रायोजित हिंसा के तहत झोंका जा रहा है। ये सरकार है या सर्कस, जिसके गृह मंत्री ये कहते हैं कि उनको डायरेक्टर जनरल पुलिस ने दंगों के बारे में बताया ही नहीं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, और जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें दंगों के बारे में सुबह ही मालूम था, उन्हें एक प्राइवेट आदमी ने बता दिया था। मैं पूछता हूं खट्टर साहब, आपकी सरकार में
जब आप आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री ही एक दूसरे से बात नहीं करते, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि एक सुनियोजित साजिश के तहत जिसका संरक्षण भाजपा जजपा को ने दिया था, उसके तहत नूह, मानेसर, बादशाहपुर, गुड़गांवा, पालेड़ा और दूसरे इलाकों के अंदर दंगे करवाए गए। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यह बात सुबह 6 बजे मालूम थी तो दंगे रोके जा सकते थे, तो क्यों नहीं रोके गए? क्या यह दुष्यंत चौटाला की संदिग्ध भूमिका की ओर इशारा नहीं करता? और अगर LIU यानी इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिन्होंने आपके समक्ष बताया है कि कई दिन पहले खट्टर साहब और उनकी सरकार को बता दिया था कि दंगे होने वाले हैं, तो रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? नूह के एसपी को क्यों बदल दिया गया? नूह के एसपी को छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया? उनकी जगह DGP, IG और दूसरी फोर्स को क्यों नहीं भेजा गया? पत्थर इकट्ठे क्यों होने दिए? रिलीजियस यात्रा, धार्मिक यात्रा में राइफल, पिस्तौल, भाले, गंडासे, लाठियां क्यों ले जाने दिए गए? केवल 50 कांस्टेबल ही क्यों लगाए गए? मोनू मानेसर को, जो कुख्यात हत्यारा है, उसको सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने की इजाजत किसने दी? उसके साथी वहां कैसे चले गए? इनमें से एक सवाल का जवाब भी श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं। ये दर्शाता है कि ये सरकार प्रायोजित हिंसा थी, जो केवल और केवल चुनावी वोट बटोरने के लिए किया जा रहा। बुलडोजर की कार्रवाई पे रह गया। बुलडोजर की कार्रवाई केवल प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और इंदिरा आवास योजना में बने गरीबों के घर पर नहीं चल रही। जैसा आज श्रीमान राहुल गांधी जी ने कहा, मणिपुर और हरियाणा में भारत मां के बच्चों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये सीधे सीधे सरकार में बैठे लोगों का देशद्रोह है। ये लोग भारत मां की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। Sir, Smriti Irani spoke in Lok Sabha after Rahul Gandhi's speech, where she said that you are in India because India isn't corrupt. India believes in merit and also not dynasty politics. How do you see it? स्मृति ईरानी जी की बात को गंभीरता से नहीं लीजिए। पहले उन्हें बोलिए अपनी डिग्री की मेरिट दिखा दें देश को, फिर उसके बाद मेरिट की बात करें। मोनू मानेसर का जिक्र आता है तो एक कांग्रेस की विधायक का भी जिक्र कर दिया जाता है सत्ता पार्टी की तरफ से। देखिए, अगर आपका इशारा हमारे इंजीनियर विधायक जी की तरफ है, तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो बात कही डंके की चोट पर सदन के अंदर कही। मोनू मानेसर जैसे हत्यारे को एक विधायक के साथ कंपेयर करना, उसका मुकाबला करना, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना, दोगलेपन और उनकी साजिश को दर्शाता है। विधानसभा के पटल के बाहर तो कुछ नहीं करना, उसके अलावा कुछ जो आप लोगों की नॉलेज में आया हो तो। देखिए, मैं आपको फिर दोहराता हूं, मोनू मानेसर हत्यारा है जिसकी तलाश 2 प्रांतों की पुलिस कर रही है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, पत्रकार मित्रों को भी, एक चुने हुए नुमाइंदे का कंपैरिजन एक मोनू मानेसर से करना सरासर गलत है और नामंजूर है। धन्यवाद।